there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पहले आपको बताया था कि हम बहुत जल्द एमसीक्यू सेशन शुरू करने वाले हैं, तो आज से एमसीक्यू सेशन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी की एमसीक्यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले सेल बायोलॉजी को पढ़ाया है तकरीबन 39 लेक्चर्स में। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सेल बायोलॉजी MS ट्यूटोरियल, तो वहाँ पर आपको 39 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसको हमने तकरीबन सेल बायोलॉजी को 39 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप उनको देखें और इसके बाद हमारा MCQ सेशन जो कि आज से शुरू होने वाला है, इसको बिलतरतीब 1, 2, 3 वीडियो इस तरह देखें। तो आज से हम सबसे पहले सेल बायोलॉजी की MCQs को शुरू कर रहे हैं। जो हमारे पास सबसे पहला MCQ है वो है द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ यूनिसेलुलर प्लांट इज़, यानी आउटरमोस्ट लेयर ऑफ यूनिसेलुलर प्लांट इज़ वो कौन सा है? ऑप्शन है प्राइमरी सेल वॉल, बी सेकेंडरी सेल वॉल, सी टर्शरी सेल वॉल, डी मिडल लेमेला। आप वीडियो को पास करके खुद सोचिए, खुद गौर करें कि कौन सा MCQ में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आप खुद वीडियो को पास करके सोचिए। मैं आपको बताता हूँ कि हमने पहले भी बताया है सेल बायोलॉजी में कि सेल के जब दो सेल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो मिडल लेमेला के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये फ़र्ज़ करें ये है मिडल लेमेला, जो कि दो सेल्स फ़र्ज़ करें इस तरफ ये A वाला सेल है, दूसरी तरफ B वाला सेल है। तो ये आपस में सीमेंटेड मटीरियल मिडल लेमेला के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से शो किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होता है वो होता है प्राइमरी सेल वाल। फ़र्ज़ करें यहाँ पर प्राइमरी सेल वाल है सेल A का और इस तरफ प्राइमरी सेल वाल है सेल B का। इसके बाद जो साइटोप्लाज्म की तरफ जो दूसरा लेयर होता है वो कौन सा होता है? वो सेकेंडरी सेल वाल होता है। सेकेंडरी सेल वाल इस तरह डिपॉजिट होता है। तो ये एक तरफ सेल A वाला सेकेंडरी सेल वाल है, दूसरी तरफ ये सेल B वाला सेकेंडरी सेल वाल है। तो एक तरफ सेल A है, दूसरी तरफ सेल B है और जो आखिरी लेयर है वो कौन सा है? मिडल लेमेला। तो आप खुद सोचिए कि किसी भी प्लांट सेल का जो आउटरमोस्ट लेयर होगा वो कौन सा होगा? मिडल लेमेला होगा। यहाँ पर हमने ब्लैक कलर से शो किया है, ऑफ कोर्स मिडल लेमेला होगा। लेकिन यहाँ पर MCQs पर सोचिए, डी ऑप्शन मिडल लेमेला है, तो आपके ज़हन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी वाला? नहीं, हरगिज़ नहीं। यहाँ पर लिखा है द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ यूनिसेलुलर प्लांट सेल। यूनिसेलुलर प्लांट जो होता है वो एक सेल से बना होता है और मिडल लेमेला हमेशा दो प्लांट सेल को अटैच करता है, सीमेंट करता है, एक दूसरे के साथ मिलाता है। तो यूनिसेलुलर प्लांट में मिडल लेमेला नहीं होता है, तो आउटरमोस्ट लेयर उनमें कौन सा होगा? प्राइमरी सेल वाल। मिडल लेमेला के बाद जो आखिरी लेयर होता है प्राइमरी सेल वाल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्राइमरी सेल वाल। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, प्लांट सेल विदाउट सेल वाल इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है प्रोटोप्लास्ट, बी प्रोटोप्लाज्म, सी एलायोप्लास्ट, डी नन ऑफ दिस। आप खुद सोचिए, गौर करें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को पास करके सोचिए। मैं बताता हूँ कि एक प्लांट सेल जो होता है वो इस तरह होता है, इसकी इर्द गिर्द सेल वाल होता है। सेल वाल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है। गौर से सुने, सेल वाल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होता है इस तरह, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। हमने पहले बताया था जब हम यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल को डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर होता है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। तो ये न्यूक्लियस है और ये जो ब्लू कलर से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ये मिडल लेमेला है। मैं लिखता हूँ इसके साथ, ये है मिडल लेमेला, और जो रेड कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है ये है सेल वाल।
और जो अंदर जो ब्लैक कलर से हमने शो किया है ये है न्यूक्लियस। यहाँ पर इसको मैं भी रेड कलर से साइटोप्लाज्म को इस तरह शो करता हूँ कि ये रेड कलर वाला डाट से जो हम शो करते हैं ये है साइटोप्लाज्म। गौर से सुने। अब देखें एमसीक्यूज में है, अगर प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव किया जाए तो बाकी जो रह जाता है रिमेनिंग पार्ट को क्या नाम दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट या एलायोप्लास्ट या नन ऑफ दीज। तो कौन सा नाम उसको हम देंगे। गौर से सुने। जब प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव किया जाता है, फर्ज करें ये एक प्लांट सेल है, हमने उधर बनाया भी है प्लांट सेल, तो इससे जब सेल वॉल को रिमूव किया जाए जो बाकी रह जाता है क्या क्या पार्ट्स होते हैं। गौर से सुने। सॉरी, ये हमने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शो करना था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब अगर गौर से सुने सेल वॉल को रिमूव किया जाए, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये तीन चीज़ें रह जाते हैं और इसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड नंबर एमसीक्यूज में भी ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन फिर प्रोटोप्लाज्म किसको कहा जाता है। गौर से सुने, प्रोटोप्लाज्म किस चीज़ को कहा जाता है। अब इसी प्रोटोप्लास्ट में कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। गौर से सुने, साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस। अब इसकी इर्द गिर्द जो रह गया सेल मेम्ब्रेन को हम रिमूव करते हैं। इसके बाद जो बाकी बच जाता है, फर्ज करें इससे सेल मेम्ब्रेन और जो बाकी रह गया वो कौन सा होगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। इसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्लाज्म। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एमसीक्यूज इसी पर आए हैं मुख्तलिफ किस्म की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इस तरह मज़ीद भी चांसेस है कि इस किस्म की एमसीक्यूज आ सकते हैं। या तो इस तरह पूछा जाता है कि न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को एक साथ क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। या इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड, तो ये प्रोटोप्लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि सेल मेम्ब्रेन एलॉन्ग विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस क्या कहा जाता है इसको, तो उसको भी नाम दिया जाएगा प्रोटोप्लास्ट। गौर से सुने। या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और एलायोप्लास्ट जो है वो हमने पढ़े थे, गौर से सुने, किसके टाइप में पढ़े थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड जब हम पढ़ रहे थे एक किस्म के कलर्ड, दूसरे किस्म के थे नॉन कलर्ड, ल्यूकोप्लास्ट। तो उसको हमने मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स में तकसीम किया था। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो एलायोप्लास्ट टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का, यानी प्लास्टिड्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, थर्ड एमसीक्यूज, विच वन इज़ मोर ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमने उधर पढ़ा है जब हम सेल वॉल को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है प्राइमरी सेल वॉल, बी सेकेंडरी सेल वॉल, सी मिडिल लेमेला, डी ऑल आर इक्वली ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। सेकेंडरी सेल वॉल इज द मोस्ट ऑप्टिकली एक्टिव अमंग देम। इनमें से जो मोस्ट ऑप्टिकली एक्टिव है वो है सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकेंडरी सेल वॉल है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डी ऑल ऑफ देम। आप वीडियो को पास करके खुद सोचिए, वहाँ पर हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ाया है कि कौन सा पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बना देता है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की। गौर से सुने। तो हमने वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा था, अगर आपको याद हो, कि लिपिड्स मेक्स सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियली परमिएबल, और प्रोटीन्स के बारे में लिखा था कि प्रोटीन मेक्स द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाला ऑप्शन। ये प्रोटीन जो है ये सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल बना देता है। हम जब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि दो किस्म के प्रोटीन मौजूद होते हैं, एक इंट्रिंसिक दूसरे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। तो ये जो होता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल बना देता है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है और डिफरेंशियली परमिएबल क्या होता है, ये हमने वहाँ पर पढ़ाया है।
आप सेल मेम्ब्रेन एमएस ट्यूटोरियल सर्च करें यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो ये प्रोटीन मेक्स द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन इज मोर थिकर इन डायमीटर। सवाल को गौर से देखें, पहले पढ़े, विच वन इज मोर थिकर इन डायमीटर, इनमें से कौन सा डायमीटर में ज़्यादा थिकर है, डायमीटर इनमें से उसका कौन सा इसमें ज़्यादा थिकर है, डायमीटर किसका ज़्यादा है। पहला ऑप्शन दिया गया है प्राइमरी सेल वाल यानी प्राइमरी वाल, दूसरा है सेकेंडरी वाल, तीसरा है मिडल लेमेला, फोर्थ ऑप्शन है ऑल हैव इक्वल डायमीटर। तो आप खुद सोचिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अगर आपने सेल बायोलॉजी का जो लेक्चर था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाल, तो सेल बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि प्राइमरी सेल वाल जो होता है इसका डायमीटर कितना होता है, 1 to 3 माइक्रोन मीटर होता है, 1 to 3 माइक्रोन मीटर होता है। सेकेंडरी वाल जो होता है इसका डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोन मीटर, और मिडल लेमेला का जो थिकनेस होता है, डायमीटर होता है, वो होता है 1 माइक्रोन मीटर। तो फिर करेक्ट ऑप्शन आपको मालूम हो गया कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी सेल वाल इज़ मोर थिकर देन द प्राइमरी सेल वाल एंड मिडल लेमेला। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, विच वन फाउंड एबंडेंटली इन सेल वाल। सेल वाल में कौन सा ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल। खुद सोचिए कौन सा ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है सेल वाल में। सेल वाल में अगर आपको याद हो कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है हमने पढ़ा है, होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिलकर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल बना देते हैं, और बहुत सारी सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर क्या चीज़ बना देते हैं। वहाँ पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल जब हम पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी सेल्यूलोज मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एलिमेंट्री फाइब्रिल्स बना देते हैं, एलिमेंट्री फाइब्रिल्स बना देते हैं। फिर ये एलिमेंट्री फाइब्रिल्स आपस में मिलकर माइक्रोफाइब्रिल्स बना देते हैं, फिर माइक्रोफाइब्रिल्स आपस में मिलकर मैक्रोफाइब्रिल्स एक नेटवर्क बना देता है। फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का डिपोजिशन होता है और यूएस सेल वाल की मुख्तलिफ लेयर्स बन जाते हैं। तो जो मेन पार्ट होता है वो सेल्यूलोज होता है सेल वाल का, और सेल्यूलोज बना होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज ताल्लुक़ रखता है कौन से कैटेगरी से, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको मालूम हो गया कि कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल प्रोटीन रेगुलेट ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ देम। इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में जब का फास्फोलिपिड के जो 2 लेयर होते हैं इस तरह के, तो वहाँ पर कुछ ऐसी प्रोटीन होते हैं जो कि इसी 2 लेयर्स के आर पार इस तरह अंदर होते हैं। इसको हमने नाम दिया था इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन इसको कहते हैं, और इसका काम है ये रेगुलेट करता है तीनों को, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ये हमने वहाँ पर पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, प्लांट सेल वॉल इज सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल, ए एंड बी बोथ। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल किसको कहते हैं, जहाँ से कुछ चीज़ें पास हो सकते हो और कुछ नहीं। सेलेक्टिवली परमिएबल, जब कोई भी चीज़ सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू नीड, सेल नीड के मुताबिक जब वो चीज़ों को सेलेक्ट करता है। ये किसकी मेन प्रॉपर्टी है, सेल मेम्ब्रेन की, ये हमने पढ़ी है। इसके बाद परमिएबल, जब हर चीज़ को अलाउ करता हो तो इसको कहते हैं परमिएबल। हर किस्म की सब्सटेंस उससे पास हो सकती है तो इसको कहते हैं परमिएबल। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सेल वॉल के लिए एक और टर्म यूज होता है, फ्री चेक पोस्ट ऑफ द सेल। फ्री चेक पोस्ट से मुराद यहाँ पर किसी चीज़ का चेकिंग नहीं होता है, हर चीज़ अंदर आ सकते हैं, अलाउ हो सकते, अलाउ है, अंदर आ सकते हैं। फिर चेकिंग कहाँ पर होता है,
अंदर सेल मेम्ब्रेन पर, वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, वहाँ पर चीज़ों का चेकिंग होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेल को नीड होती है, उसकी ज़रूरत होती है, उसको अलाउ करती है, कुछ की ज़रूरत नहीं होती है, उसको अलाउ नहीं करती, अंदर आने की इजाज़त नहीं देता है। तो सेल वॉल कौन सी इसकी प्रॉपर्टी है? परमिएबल है, फ्री चेक पोस्ट है, हर किस्म का सब्सटेंस अंदर आ सकता है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी है सेल मेम्ब्रेन की। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडविच मॉडल, इस तरह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सब कुछ वहाँ पर हमने पढ़े थे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो किसने प्रपोज किया था? पहला ऑप्शन है डेनियल एंडेवसन, दूसरा है रॉबर्टसन, तीसरा है सेंगर एंड निकोलसन, चौथा आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपके ख्याल में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? वीडियो को पास करके सोचिए, खुद इसको लर्न करें। पहला ऑप्शन जो दिया गया है डेनियल एंडेवसन, अगर आपको याद हो उसको हमने पढ़ा था, ये नाम हमने याद किए थे इन सैंडविच मॉडल। इन दोनों ने सैंडविच मॉडल को पेश किया था, इन दोनों ने सैंडविच मॉडल को पेश किया था इन 1935 में डेनियल एंडेवसन ने सैंडविच मॉडल को प्रपोज किया था। जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को पेश किया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उन्होंने सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को 1959 में 1959 में सबसे पहले रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया था। और जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है सिंगर एंड निकोलसन, उन्होंने रियली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे पहले 1972 में, गालिबन 1972 में उन्होंने सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है विच टू कंपोनेंट फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म। इससे पहले एमसीक्यू जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्म, और वहाँ पर हमने किस तरह का एमसीक्यू आया था? वहाँ पर था जब प्लांट सेल से सेल वॉल की रिमूव किया जाए, सेल वॉल को रिमूव किया जाए तो बाकी जो रह जाता है उसको क्या कहते हैं? वहाँ पर हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आपको ये एमसीक्यू क्लियर कट वाज़ेह होगा, इसका ऑप्शन भी आपको सब वाज़ेह होगा। सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ओनली साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जब प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव किया जाए तो बाकी जो रह जाता है सेल मेम्ब्रेन, तीन चीज़ें रह जाते हैं मेन, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस, इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अब अगर सेल मेम्ब्रेन को रिमूव किया जाए, बाकी दो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो रह जाता है उनको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब अगर न्यूक्लियस को रिमूव किया जाए तो ओनली साइटोप्लाज्म। अच्छा देखिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद जब प्लांट सेल से दोनों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को रिमूव किया जाए तो क्या रह जाता है? प्रोटोप्लाज्म। जब एनिमल सेल से सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को रिमूव किया जाए तो प्रोटोप्लाज्म रह जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, रॉन्ग ऑप्शन। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, गलत। ओनली साइटोप्लाज्म, गलत। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन। फास्फोलिपिड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ऑल राइबोसोम, ऑल सेल वॉल्स, ऑल बायोमेम्ब्रेन्स, डी नन ऑफ दीज। जब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने फास्फोलिपिड को किस तरह अरेंज होता है? टू लेयर में बाई लेयर बना देते हैं फास्फोलिपिड, बाई लेयर इस तरह के अरेंज होते हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह के अरेंज हो जाते हैं। ये फास्फोलिपिड लेयर कहाँ पर होते हैं? बायोमेम्ब्रेन्स में। जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं, जब जो भी है ऑर्गेनेली का अगर मेम्ब्रेन हो, किसी भी सेल ऑर्गेनेली का जो मेम्ब्रेन होता है वो भी इसी तरह होता है तकरीबन। हाँ, केमिकल कंपोजिशन में जो कंटेंट्स, जो मिकदार होती है उसमें कमी ज़्यादती हो सकती है, लेकिन जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन फ्रेमवर्क है वो सबका एक ही होता है। तो तमाम बायोमेम्ब्रेन जो होते हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? फास्फोलिपिड्स, करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, किस चीज़ से बना होता है? हमने तीन चीज़ें वहाँ पर बताए थे कि जो प्लांट का सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज से, प्लांट सेल वॉल। यहाँ पर हमें थोड़ा सा
इस तरह ड्रा करता हूँ। प्लांट का किस चीज़ से, सेल्यूलोज से, बैक्टीरिया का म्यूरिन से। म्यूरिन को पेप्टिडोग्लाइकेन भी कहते हैं। और इसके बाद जो फंजाई का होता है वो किस चीज़ का बना होता है, काइटिन का। ये 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ में आया है ये क्वेश्चन। प्लांट सेल वाल सेल्यूलोज से, बैक्टीरिया का म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, जो भी हो ऑप्शन करेक्ट होगा। फंजाई काइटिन से, फंजाई का सेल वाल जो होता है वो काइटिन से बना होता है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, म्यूरिन। म्यूरिन करेक्ट ऑप्शन है डी, यहाँ पर भी हमने लिखा है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बैक्टीरियल कैप्सूल आर मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया के इर्द गिर्द, बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है, वो किस चीज़ से बना होता है। हमने बनाया था वहाँ पर, जब हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो वहाँ पर हमने सेल वाल की इर्द गिर्द एक जेलाटिन स्ट्रक्चर बनाया था, उसको हमने नाम दिया था कैप्सूल। वो किस चीज़ से बना होता है, पॉलीसेकेराइड से। तो सेल्यूलोज, पॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड, प्रोटीन। पॉलीसेकेराइड इज द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। पॉलीसेकेराइड से बैक्टीरिया का कैप्सूल बना होता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो है, मिडल लेमेला इज मेड अप ऑफ। मिडल लेमेला जो होता है, जो 2 प्लांट सेल को आपस में अटैच करता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है बिटवीन 2 नाइबर सेल्स ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट की जो 2 सेल आपस में अटैच करता है उस सब्सटेंस को कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं मिडल लेमेला। और ये मिडल लेमेला किस चीज़ से बना होता है। ए ऑप्शन है लिग्निन, बी है पेक्टिन, सी है फैट्स, डी नन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, पेक्टिन। यानी ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट। पेक्टिन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, हायर प्लांट में ये लिग्निफाइड होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की एमसीक्यूज़ में यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जनरली ये पेक्टिन कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है, फॉर्म रिसेप्टर साइट। इनमें से कौन से सब्सटेंसेस या कौन से मॉलिक्यूल है जो कि बनाता है रिसेप्टर साइट ऑफ द सेल। सेल के सरफेस पर रिसेप्टर साइट कौन बनाता है, ये हमने पढ़ा था। लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, डी बोथ, बी एंड सी। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, आप खुद सोचिए, वीडियो को पास करके सोचिए। इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इससे पहले एमसीक्यू जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने सेल कोड का जिक्र किया था। ये जो 2 होते हैं ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। ये इस तरह सेल के सरफेस के ऊपर होते हैं, ये इस तरह एक लेयर बनाता है, एक अदर कोट बनाता है सेल मेम्ब्रेन की इर्द गिर्द। इसको कहते हैं सेल कोट। अब ये जो होता है ये मुख्तलिफ सेल में मुख्तलिफ होते हैं। ये अरेंजमेंट जो इसका होता है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की जो कंजुगेट मॉलिक्यूल है विद लिपिड एंड प्रोटीन, यानी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। ये फिंगरप्रिंट के तौर पर, सेल के फिंगरप्रिंट के तौर पर काम करता है। सेल का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो उसको स्पेसिफिक बना देता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये रिसेप्टर साइट के तौर पर काम करते हैं सेल के। इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल इनविजिनेट फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो बैक्टीरिया का जो सेल होता है इसके इर्द गिर्द इस तरह सेल वाल होता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो मुख्तलिफ जगह पर अंदर की तरफ इनविजिनेट हो जाता है। इस तरह के स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने ये ड्रा किया है। तो इस तरह के अंदर की तरफ इन्विजिनेशन होता है। इस किस्म के स्ट्रक्चर को कहते हैं, नाम दिया जाता है मीजोसोम, मीजोसोम। तो इस किस्म के जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन से, इसको नाम दिया जाता है मीजोसोम। ए ऑप्शन है सेंट्रोसोम, बी मीजोसोम, सी पॉलीसोम, डी डिक्टायोसोम। सेंट्रोसोम किसको कहते हैं, सेंट्रियोल
और उसके अराउंड जो मुख्तलिफ एक एरिया होता है, इस तरह 9 फाइबर्स होते हैं, इस सब को मिलाकर सेंट्रोसोम बन जाता है। इसी तरह मीजोसोम ये वाला स्ट्रक्चर है जो हमने यहाँ पर बनाया, तो बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। पॉलीसोम ये भी हमने पढ़ा है, जब बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के साथ मिल जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे पॉलीसोम कहते हैं। ऑप्शन डी में ऑप्शन जो है डिक्टायोसोम, गाल्जी कम्प्लेक्स वाला टॉपिक अगर आपको याद हो, डिक्टायोसोम प्लांट में गाल्जी बॉडीज यानी गाल्जी कम्प्लेक्स को डिक्टायोसोम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेलवाल वाज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इनमें से? रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक? रॉबर्ट ब्राउन का नाम भी हमने सेल बायोलॉजी में जिक्र किया था। कहाँ पर? लास्ट लेक्चर्स में, तकरीबन आखिरी लेक्चर थे, न्यूक्लियस जब हम पढ़ रहे थे, तो उन्होंने किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस डिस्कवरर कौन था? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट हुक सेलवाल डिस्कवरर है। सेलवाल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था जब कार्क को मुआयना कर रहा था, वो लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए जब वो कार्क को ऑब्जर्व कर रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हेक्सागोनल कंपार्टमेंट देखे थे, इसको नाम दिया था सेलुला। फिर इससे वर्ड टर्म सेल डिराइव हुआ। दरअसल उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। ये कहानी सब वही पुरानी है जो हमने वहाँ पर सेल बायोलॉजी में पढ़ी है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल वॉल को डिस्कवर किया था। तो ये थी कुछ एमसीक्यूज अबाउट द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को इंशाल्लाह हम देखेंगे और पढ़ेंगे।